नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों का दौर थम नहीं रहा है। वहां की प्रधानमंत्री ने हमलों की निंदा और कड़ी कार्रवाई की बात तो की, लेकिन एक ही सांस में इन हमलों को ये कहते हुए लगभग जस्टिफाई ही कर दिया कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे बांग्लादेश और बांग्लादेश के हिंदुओं पर फर्क पड़े। अंतर्राष्ट्रीय मसलों को देसी राजनीति में घसीटकर अपना नफा नुकसान ढूंढने की हमारे यहाँ लंबी परंपरा है और इसी के अनुरूप काम चल भी रहा है। ट्विटर पर भी, सड़क पर चल रहे हैं, धरनों में भी। फिर एक धड़ा है जो इन हमलों के आधार पर नागरिकता संशोधन कानून को जायज ठहराने में लग गया है, सरकार से सवाल कर रहा है। तो काफ़ी कुछ है जिस पर बात हो रही है और होनी भी चाहिए। यही काम किया जाएगा आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले आपको हम ले जाएंगे कानपुर देहात के बिकरू गाँव। ये नाम सुनकर कुछ याद आया? कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का गांव। यहीं उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को घेर कर मारा। बाद में पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई क्योंकि गाड़ी पलट गई थी और पुलिस के मुताबिक उस पर गोली चलाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। क्या हाल है यूपी की टीम बिकरू गई, वहां हमें मिली विकास की भांजी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका शुक्ला है। सारिका, तो आपका इसमें विकास दुबे वाले पूरे प्रकरण से कैसे जुड़ाव है? क्या काम करती हैं आप सारिका जी? मैं बेसिक टीचर हूँ इसी प्राथमिक विद्यालय में और मैं विकास दुबे की सगी भांजी हूँ। पर पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों से हमारे उनके संबंध नहीं थे। इस चीज़ का रिकॉर्ड मतलब उससे भी लिया जा सकता, CDRA भी निकाला जा सकता कि हमारी फैमिली के संबंध थे कि नहीं थे। लेकिन फिर भी इस घटना में हमारे भाई आप विकास दुबे की भांजी हैं? जी, सगी भांजी। और आपका भाई है शिव तिवारी। शिव तिवारी जी, वो जेल में बंद है। जी। क्या इल्जाम है शिव तिवारी पे? जो सभी पर 17 धाराएं हैं वो शिव तिवारी पर वो भी विकास हैं। दुबे के साथ मौजूद था, उसने पुलिस वालों पे फायरिंग की, गोलियां बरसाई। जबकि मेरा भाई CC कैमरे में मौजूद था। ना तो भाई की उस रात किसी से संपर्क उसने किया, ना विकास दुबे से। भाई की जो विकास दुबे का CDRA निकला है, इसमें लगाया गया है, तो उसमें विकास दुबे से तिवारी की कभी कोई बातचीत नहीं पाई गई है। उसके बाद भी इस घटना में नामजद किया जाता है। तो ये बात आपने कोर्ट में बताई? ये सर इसी बेस पे हम लोग CU के लिए गए थे, तो हमारे जो हाई कोर्ट के वकील हैं उन्होंने ये लगाया था। और एक हम लोगों का एक और मामला, उसमें भी कोर्ट में इस चीज़ को। एक और क्या मामला? भाई का एक कोई पापा ने कोई पिटीशन दायर की है, तो उसमें ये दर्शाया गया कि शिव तिवारी CC कैमरे में हमारे घर पे थे। और शिव तिवारी को मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लेकर उस सुबह निकली थी, लगभग 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे ही हम घर से हम लोग निकले। और मेरा घर थाने के जस्ट बगल में है। शिव तिवारी को घर से गिरफ्तार किया गया? नहीं, शिव तिवारी ने सरेंडर किया 1.5 महीने बाद करीब। तो शिव तिवारी फरार क्यों थे फिर? शिव तिवारी मुझे लेके गया। जैसे ही घटना हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर बैरी बागपुर, वैसे घर से फ़ोन आता है कि पुलिस पापा को ले गई है। तो अब और ऐसी घटना बताई जा रही है। तो हमने उससे तुरंत उसका फ़ोन मैंने सिम निकाला उसके फ़ोन से और हमने कहा कि देखो, अगर पापा को ले गई तो तुम मेरे साथ चलो, अगर माहौल ठीक लगे तो वापस आ जाओ। इसलिए निकाला। कोई अपराध नहीं किया था तो? सर, अपराध नहीं किया। बिना अपराध के भी लोगों की हत्या, इतने बड़े, उसमें कोई पूछने वाला नहीं था। ये ऑफ रिकॉर्ड आप हमसे कुछ और हम मतलब अभी आपको बताएंगे कि आपने जो बताइए, ऑन रिकॉर्ड बताइए। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इसलिए कि अगर इस टाइप की इतनी बड़ी घटना हो गई है तो हम लोग नज़दीकी रिलेटिव हैं, तो पुलिस हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। इसलिए आपने सिम निकाल के फेंकवा दिया? नहीं फेंकवाया, नहीं, अपने पास रख लिया। आपने सिम निकाल के अपने पास रख लिया। फिर उसके बाद शिव तिवारी कहाँ गया? वो आप इसके बाद शिव तिवारी ये हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर, हमने उससे कहा कि भैया तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चले जाना, इतनी बड़ी घटना टीवी में आ चुकी है। मतलब एक जानने वाले थे, उनके घर में हम लोगों ने टीवी खोली तो देखा 8 मर गए हैं। तो हमने उससे कहा कि तुम्हारे नाम 2-2 लाइसेंस हैं, तुम्हारा नाम लोग राजनीति से भी प्रेरित है, क्योंकि वो हो सकता है कि मतलब इससे पहले प्रधान भी था। तो हमने कहा कोई राजनीति के बस यहाँ पास में गांव है बसेन, तो हमने कहा राजनीति के तहत कोई तुम्हें फंसा सकता है, तो तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाना, हम लोगों की कभी सुध लेने की कोशिश न करना, हम लोग तुम्हें ढूंढेंगे, तुम हमें ढूंढने की कोशिश न करना। और मेरा भाई और मेरी पूरी फैमिली BJP सपोर्टर है, तन मन धन से BJP सपोर्ट करने वाले सपोर्टर। मेरा भाई RSS का मेंबर। फैमिली सपोर्टर है। आपके जो मामा है विकास दुबे, सामने ही उनकी होर्डिंग पुती हुई, वो बैनर पुता हुआ है, सिमऊ जिला पंचायत ऊपर लिखा है मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव। तो आपके संबंध में तो पुलिस फिर आपके यहाँ क्यों पहुंची? देखिए, हमारा ससुराल पक्ष सारा BJP सपोर्टर है और जब से मेरी शादी हुई तो मेरी पूरी फैमिली। तो फिर क्यों भगा दिया आपने उनको? आपको लगा कि पुलिस उनको पकड़ ले जाएगी? क्योंकि हमारे पिता का बहुत बार उत्पीड़न हो चुका है, इन्होंने कुछ भी किया और मेरे पिता को 1-1 हफ्ते थाने में बैठाला गया है। जब भी कुछ घटना होती थी मेरे घर में पुलिस आके तांडव की थी। किसने?
विकास दुबे के संबंधित कुछ भी आपके भाई घटना ने- हो। विकास दुबे संबंधित कुछ भी घटना हाँ, हो, मेरे पुलिस- घर में पुलिस परेशान करती थी क्यों आती हमेशा। थी पुलिस जब आपका संबंध नहीं था? तब भी कि आप रिश्तेदार हो, इसीलिए मेरे घर में सीसी कैमरे, इसी चीज़ की वजह से हम लोगों ने सीसी कैमरे लगाए कि कम से कम जान इस चीज़ से तो बचेगी कि हम लोग इस जगह हैं। अच्छा, अगर इस बातचीत को आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मजेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज फिर अतिवृष्टि और उससे होने वाले जानमाल के नुकसान ने बनाई है। कल हमने आपको केरल के बारे में बताया था, आज वैसी ही खबरें उत्तराखंड से आई हैं। 17 अक्टूबर से हो रही जोरदार बारिश के चलते सूबे के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आई और भूस्खलन हुए। अब तक कम से कम 24 लोगों की जान जा चुकी है। 13 लोग अकेले नैनीताल में मारे गए। शहर के कुछ इलाकों में झील का पानी घुस आया है। नैनीताल तक जाने वाली 3 सड़कें भूस्खलन से जाम भी हो गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में सैलानी शहर और रास्तों पर ही फंस गए। राहत और बचाव के काम में उत्तराखंड प्रशासन का हाथ बटाने के लिए एनडीआरएफ की 10 टुकड़ियों के साथ साथ सेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का अमला भी जहां जहां संभव है रास्तों को साफ करने और फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में लगा दिया गया है। इन सबको देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मौसम न सुधर जाए, 4 धाम यात्रा पर न निकलें। यात्रा पर पहले से निकले हुए श्रद्धालु उत्तराखंड में फंसे हुए हैं और अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने यहाँ के लोगों का पता लगाकर उन्हें वहां से बचाकर वापस लाने में लग गई हैं। दूसरी सुर्खी का संबंध उत्तर प्रदेश चुनाव से है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ऐलान किया कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी 40% टिकट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करेगी। प्रियंका ने यह भी कहा कि पार्टी टिकटों के लिए आवेदन भेजने की तारीख 15 नवंबर तक बढ़ा रही है। महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ उठाए गए ऐसे कदमों की गत हमारे यहाँ ये हुई है कि महिलाओं को नाम के लिए पद तो मिल गए, लेकिन पुरुषों की सत्ता को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जुगाड़ के पदों का सृजन हो गया। इसीलिए हम वो तस्वीरें देखते हैं जिनमें आधिकारिक बैठकों में पार्षद पति, सरपंच पति और दूसरे तरह के पति शामिल होते हैं। मीटिंग में महिलाएं होती हैं, लेकिन वो वही दस्तखत करने को मजबूर होती हैं जहां उनसे कहा जाता है। जब प्रियंका से पूछा गया कि कांग्रेस के नए नियम का मतलब क्या ये होगा कि अब कांग्रेस नेताओं की जगह उनकी पत्नियों को ही टिकट बांट दिए जाएंगे, तब प्रियंका का जवाब जो था वो आपको सुनना चाहिए। मैं अपने विरोधियों को कहना चाहूंगी कि थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लें, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो या तो उसको टूरिज्म बोलते हैं या पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। अब कुछ नया ढूंढें। अब 2 साल हो गए हैं, बस वही दोहराते जा रहे हैं। थोड़े से क्रिएटिव हो जाए, कोई और आलोचना ढूंढे मेरे लिए। उन लोगों के लिए लड़ रही हूँ जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश में। आज के उत्तर प्रदेश में कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहां जहां पे भी मैं गई हूं, मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूं। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बदलाव आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सीटें हैं। इनमें से 1 सीट होती है एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए, इसलिए चुनाव होता है 403 सीटों के लिए। अगर कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ना चाहे तो उसे 161 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारना होगा। 160 अगर राउंड फिगर मिलेंगे तो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 35 महिला विधायक थीं अभी तक। कैबिनेट मंत्री कमल रानी का देहांत होने के बाद अब कुल 44 महिला सदस्य हैं। इनमें से सिर्फ 2 कांग्रेस से हैं फिलहाल, 2 बहुजन समाज पार्टी से हैं, 2 समाजवादी पार्टी से, 1 अपना दल सोनेलाल से और 37 भारतीय जनता पार्टी से। तीसरी सुर्खी कर्नाटक से है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने आज कहा कि राहुल गांधी ड्रग पेडलर और ड्रग एडिक्ट हैं, हिंदी में नशेड़ी और नशीली दवाएं बेचने वाले, अगर अनुवाद करें तो। कल ही कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी को अंगूठा छाप बता दिया गया था। हंगामा हुआ तो ये ट्वीट डिलीट हुआ। सूबे में कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने तब कहा था कि राजनीति में हमें अपने विरोधियों के प्रति भी संसदीय बर्ताव ही रखना चाहिए। अब शिवकुमार नलिन कुमार को अपनी बात याद दिलाकर माफी की मांग कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि अचानक कर्नाटक में दोनों बड़ी पार्टियों को क्या हो गया, तो इसका जवाब है, ठीक गेस किया आपने, चुनाव, उपचुनाव टू बी प्रिसाइज। तारीख 30 अक्टूबर और इस दिन कर्नाटक विधानसभा की सिंदागी और हंगल सीटों पर वोट पड़ेंगे। ये दोनों सीटें इसलिए खाली हुई क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधियों का, माने विधायकों का निधन हो गया था। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर।
दिसंबर 2019 में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लाई तो पूरे देश में खूब प्रदर्शन हुए। कानून का विरोध हुआ, संसद में विरोध हुआ, सड़क पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में करीब 80 लोग मारे गए। लेकिन मोदी सरकार अड़ी रही कि कानून वापस नहीं हो सकता, बहुत जरूरी कानून है। कानून के पक्ष में सरकार ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं, सिखों के साथ क्या क्या होता है इसके खूब उदाहरण दिए। कुल मिलाकर सरकार ने यह जता दिया कि अगर कानून नहीं आया तो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म होते रहेंगे और उनके पास जाने के लिए कोई जगह रहेगी नहीं। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हफ्ते भर से हिंसा हो रही है और विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि आपका CAA कहां है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो CAA कहां है और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत सरकार क्यों चुप है, ये बताएंगे आपको। लेकिन बांग्लादेश में हो क्या रहा है पहले उसकी कुछ बात कर लेते हैं। हफ्ते भर से वो तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं जिनमें कोई भीड़ मंदिर में तोड़फोड़ करती दिखती है या किसी घर में आग लगाती दिखती है। दुर्गा पूजा के दौरान ये हिंसा शुरू हुई। 13 अक्टूबर को बांग्लादेश के कुमिला शहर में अफवाह फैली कि दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान को मूर्ति के पैर के नीचे रखा गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की गई। हालांकि बांग्लादेश की पुलिस की तरफ से कहा गया कि तस्वीरें 5 साल पुरानी हैं, लेकिन जिन्हें अफवाही फैलानी हो उन्हें सच से क्या लेना देना। कुरान और इस्लाम के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, इस हद तक कि भीड़ हाथों में पत्थर लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आई। फिर कई इलाकों में मूर्तियां तोड़ने की खबरें और तस्वीरें आई। पूजा पंडालों में आग जली और हिंदुओं के घरों पर हमले हुए। 15 अक्टूबर को नोआखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हमले की भी खबर आई। एक दिन श्रद्धालु पार्थ दास का शव पास के तालाब में मिला। 16 अक्टूबर को पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने दंगाइयों को काबू में कर लिया है। लेकिन 17 अक्टूबर की देर रात एक और भयानक घटना हुई। रंगपुर के पीरगंज में अफवाह फैल गई कि एक हिंदू युवक ने फेसबुक पर इस्लाम विरोधी बातें लिखी हैं। इसके बाद भारी संख्या में दंगाई युवक के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने उसी समय मौके पर पहुंचकर युवक को बचा तो लिया, लेकिन दंगाइयों ने आसपास के घरों में आग लगा दी। इसमें 65 से ज्यादा लोगों के घर जलकर खाक हो गए। इस वाकये के बाद पुलिस और भीड़ के बीच मुठभेड़ भी हुई। इस हिंसा के विरोध में 18 अक्टूबर को चिटगांव में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। रैली में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी शामिल थे और वो लोग जो सेक्युलर मान्यता रखते हैं। लेकिन उसी दिन रंगपुर जिले से खबर आई कि हिंदुओं के 2 गांवों को आग लगा दी गई। इन घटनाओं में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। अब आते हैं इस सवाल पर कि यह हिंसा कर कौन रहा है। जमात इस्लामिक गुट के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का नाम आ रहा है इसमें। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा है कि हिंसा के पीछे जमात और BNP का हाथ हो सकता है। आज गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये घटनाएं सांप्रदायिक नहीं हैं बल्कि साजिश के तहत करवाई गई हैं ताकि बांग्लादेश की इमेज खराब की जा सके। पूरे दक्षिण एशिया में एक ही लॉजिक चलता है। अब बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे लेकर भारत में भी सहूलियत की राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल में TMC और भाजपा आपस में भिड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसी महीने विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। शांतिपुर, खरदा, गोसाबा और दिनहाटा। यहाँ 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसीलिए TMC और BJP दोनों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को भुनाना चाहती हैं, भुना भी रही हैं। ममता बनर्जी का तो इन घटनाओं पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन TMC के नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि इन घटनाओं में BJP अपना फायदा उठाने में लगी है। जबकि भाजपा पूछ रही है कि बंगाली हिंदुओं की बात करने वाली ममता बनर्जी इन घटनाओं पर कुछ क्यों नहीं बोलती। सवाल प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सरकार का कोई आधिकारिक बयान बांग्लादेश की घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। हालांकि बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग ने इन घटनाओं को लेकर शेख हसीना की सरकार के सामने अपनी चिंताएं रखी थी और ये बात गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई भी थी। हालांकि जिस तरह के बयान की उम्मीद इन घटनाओं के बाद थी कई लोगों को, वो नहीं हुआ। शायद सरकार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहती। वो आंतरिक मामले जिनकी लंबी लाइन भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले खींची थी। किसान आंदोलन पर जब कई देशों के नेताओं ने बयान दिए, कई सेलिब्रिटीज ने, तब भारत की सरकार ने कहा था कि दुनिया हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। उस हिसाब से अब बांग्लादेश के मामले में भी भारत सरकार का बोलना आंतरिक मामलों में दखल जैसा ही कहा जा सकता है। शायद इसलिए सरकार कुछ नहीं बोल रही हो सार्वजनिक रूप से। हालांकि आज गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक इस मुद्दे पर सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक जवाब दिया, आप सुन लीजिए। कभी कहीं भी कोई भी आपदा किसी भी देश पर आता है, चाहे वो हम लोग का प्रतिवेशी देश हो, चाहे वो कई देश हो, ये भी हम लोग समझते हैं कि जैसे प्राकृतिक दुर्योग आता है, ये भी बांग्लादेश के लिए एक आपदा है और इसके लिए भी हम लोगों को उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। अगर
जरूरत पड़े तो उन लोगों को सहयोगिता करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि शेख हसीना सरकार की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री हसीना ने ढाकेश्वरी मंदिर में जुटे हिंदू समाज के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। 19 अक्टूबर को यानी आज भी शेख हसीना ने अपने गृह मंत्री असदुज्जमान को निर्देश दिए हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इन घटनाओं पर शेख हसीना ने भारत को भी एक नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को भी उपद्रवियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो, हमारे हिंदुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़े। भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। शायद शेख हसीना का इशारा उन घटनाओं की तरफ था जिनमें हमारे देश के अंदर भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। किसी अफवाह के आधार पर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, फिर मॉब लिंचिंग के आरोपी जेल से बाहर आते हैं तो केंद्र सरकार का कोई मंत्री उनका स्वागत कर देता है। या फिर वो घटनाएं जब भीड़ नाम पूछकर किसी को पीट देती है, सब्जी वाले को पीट देती है, आधार नहीं दिखाता है तो, और आरोपियों के बचाव में राज्य के गृह मंत्री उतर आते हैं। हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसीलिए ये सब चल जाता है। पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा उठा लेती हैं। लेकिन जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें कट्टरपंथियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो कश्मीर हो या बांग्लादेश। बांग्लादेशी घटनाओं पर आज वीएचपी समेत कई हिंदुत्ववादी संगठनों के प्रदर्शन हुए। आप इन संगठनों की राजनीति और इनके पुराने बयान निकाल कर देख सकते हैं। एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये किस तरह की बयानबाजी करते हैं आप जानते हैं। नवरात्र पर मीट की दुकानें नहीं खुलने देंगे, हिंदू इलाके में मुस्लिम को दुकान नहीं खुलने देंगे, हिंदू इलाके में मुसलमानों को घर नहीं खरीदने देंगे। बांग्लादेश की घटना से इन संगठनों को भी समझना चाहिए कि बहुसंख्यक बनकर वो जो करते हैं उनका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ सकता है। अब आते हैं सीएए पर। कांग्रेस और शिवसेना जैसी विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि सीएए पर इतना माहौल बनाया गया था, अब सीएए कहां है? सुनिए। See, 2 years ago, the government brought a law which is the Citizenship Amendment Act. It was passed in Parliament in 2019. There were political parties who proposed it, who opposed it. There were different sections, different parts of society who are in favor of it, who are against it. The bottom line is that this is a law of the land today. It's been passed by the Parliament of India. We respect that. जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हिंदू माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं और हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। 4 दिन पहले बांग्लादेश सरकार की वाह वाह प्रशंसा में लगी हुई थी कि उन्होंने काबू में लाए हैं, रोज उनके हमले हो रहे हैं और बार बार सीए का हवाला देने वाले, सीए पे वोट बटोरने वाले जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो चुनावी हिंदू बन जाती है, वो कुछ भी अपने मुंह से बोल नहीं रहे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं? क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री से कहें क्या इस तरीके के हमले बंद हो माइनॉरिटीज पे? तो बार बार इनका काम में, करने में और कथनी में जो जमीन आसमान का अंतर है जनता के सामने है। दिसंबर 2019 में मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून पास कराया। भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ये कानून है। इसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाइयों को शामिल किया गया। किसको छोड़ा गया आप जानते हैं। कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक 3 पड़ोसी देशों से आए 6 समुदायों के लोगों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। तो ये कानून 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई कर दिया गया था। 10 जनवरी 2020 से कानून लागू भी हुआ। नोटिफाई करने के बाद 6 महीने के भीतर नागरिकता संशोधन कानून के लिए नियम बना लिए जाने थे, लेकिन अब तक नहीं बने हैं। सरकार कई बार संसद से एक्सटेंशन मांग चुकी है। पहले डेडलाइन अप्रैल 2021 तक की थी, फिर जुलाई 2021 तक की डेडलाइन हुई। सरकार ने फिर संसद की कमेटी को चिट्ठी लिखी और 9 जनवरी 2022 तक का एक्सटेंशन मांग लिया। यानी तेजी सरकार ने कानून पास करने में दिखाई थी, लेकिन उसे लागू करने में सरकार तेजी नहीं दिखा रही है। इसीलिए सीए पर सवाल उठना भी लाजमी है। हालांकि जब पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म की बात होती है तो अफगानिस्तान के उन हजारा अल्पसंख्यकों का भी जिक्र होना चाहिए जो तालिबान आने के बाद घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं और वो सीए के दायरे में नहीं आते हैं। कुल मिलाकर हर तरफ राजनीतिक फायदों के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका नुकसान हम पूरे दक्षिण एशिया में देख रहे हैं। बड़ी खबर में बस इतना ही। अब इस मामले पर कू की राय भी ले लेते हैं, बड़ी ज़रूरी होती है। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आज का सवाल था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए मोदी सरकार को दखल देना चाहिए? 90% लोगों ने कहा है हाँ।
ना कहने वालों का प्रतिशत है 10%। अगर आप भी कूपर हमारे पोस्ट का हिस्सा बनना ही चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। फॉलो नहीं करेंगे तो हिस्सा कैसे बनेंगे? बिना फॉलो के भी बन सकते हैं, पर फॉलो कर लीजिए प्लीज। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoop के साथ कू करके भी आप बता सकते हैं। हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपसे मुलाकात होगी अब कल के रोज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते।